Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. तो एक और वीडियो आ चुका है हमारे क्वेश्चन बैंक सीरीज का। तो देखिए ये जो वीडियो है आज ये एक बड़ा लेक्चर रहने वाला है प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर। हमने कल 25 क्वेश्चन किए थे बट जो 24 क्वेश्चन था सेक्शन सी का वो हमने स्किप किया था क्योंकि उसके ऊपर एक पूरी लेक्चर क्लास हमें लेनी थी। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसा है, इनके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके तो देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट चीज़ है हमारे पास व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा है, एंड डिस्क्राइब इट टाइप्स, और इसके टाइप्स हमें पूछे हैं। इसी के बेसिस पे हम इसका पूरा ही अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ओके तो देखें हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है? प्लांट का कोई टिश्यू हम लेंगे और उसे हम कल्चर करवाएंगे किसी दूसरे मीडियम में। जनरली प्लांट जो होता है वो कहाँ ग्रो करता है? सॉइल के अंदर ग्रो करता है। तो सॉइल के अंदर वो ग्रो करता है तो वो उसका नेचुरल डेवलपमेंट कहलाता है। बट हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट का कोई टिश्यू ले लेंगे या कोई पार्ट ले लेंगे और उसको हम जब ग्रो करवाते हैं तो इसे हम कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है उसके लिए आपको किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडियम भी लेते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो हम सारा एक बार देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखा है द प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट के फ्रेगमेंट्स हम ले रहे हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट और एनिमल टिश्यू आर कल्चर्ड एंड ग्रोन इन लैबोरेटरी। क्या बताया था मैंने? नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग अगर हम किसी लैब के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लांट के पार्ट्स का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तब हम इसे हम क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है प्लांट का ही हम ऐसे कल्चर करवाते हैं, किसी भी एनिमल टिश्यू का भी हम कल्चर करवा सकते हैं। ओके, मैनी टाइम्स द ऑर्गन्स आर यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर। तो क्या होता है, प्लांट का कोई भी ऑर्गन हम लेते हैं और उसको हम टिश्यू कल्चर के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं और भी काफ़ी सारे इसके अंदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसके लिए हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। तो जब अभी इसका प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन टॉपिक आएगा तो आपको समझ में आएगा इसका डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है, क्यों प्लांट टिश्यू कल्चर करवाया जाता है। ओके ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। द मीडिया यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कल्चर इज ब्रॉथ और अगार। अब देखिए, जिस मीडियम के अंदर प्लांट टिश्यू को ग्रो करवाया जाएगा, उसका कल्चर होगा, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम कहते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम से वो जो टिश्यू होगा वो क्या करेगा? न्यूट्रिशन लेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सबसे फेमस होता है, हम अगार का यूज़ करते हैं। अगार जो होता है उसे हम एज अ मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट टिश्यू कल्चर, क्या क्या प्लांट टिश्यू कल्चर होते हैं। तो हमेशा हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि प्लांट के कोई भी पार्ट को लेकर हम टिश्यू कल्चर करवा सकते हैं। तो उसके पार्ट्स के ही बेसिस पे हमने क्या किया, इसको काफ़ी सारे टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। ओके, तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। फर्स्ट है सीड कल्चर। सीड कल्चर के अंदर आप क्या करेंगे, हमने एक सीड लिया, देन उसको न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ग्रो करवाएंगे। अगर उसका इस तरह से कल्चर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? सीड कल्चर कहते हैं। सीड कल्चर, अब सीड जो होता है वो खुद क्या होता है? डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। तो डिप्लॉयड फॉर्म से जल्दी से वापस क्या होता है? डिप्लॉयड जो पूरा प्लांट ऑर्गेनिज्म होता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद में आता है एम्ब्रियो कल्चर। अगर हम क्या करें, एम्ब्रियो स्टेज पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हम क्या करें, उस प्लांट टिश्यू को लें या फिर जो प्लांट सेल है उसको अगर हम लेकर न्यूट्रिएंट मीडियम में डालकर कैलस का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से जब कल्चर करवाया जाता है तो इसे हम एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, अगर एग्जाम में ऐसे आ जाता है टाइप्स ऑफ कैलस लिखो या टाइप्स ऑफ कल्चर लिखो, एक ही बात है। अब कैलस क्या होता है, एक्सप्लांट क्या होता है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी अभी हम देखेंगे इस टॉपिक के बाद। ठीक है,
तो ध्यान से सुनिए, कैलस कल्चर, अब देखिए वर्ड आ गया, कैलस कल्चर क्या होता है। तो कैलस का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। मैंने कोई भी प्लांट का पार्ट लिया जिसको मुझे आगे कल्चर करवाना है, उस हम प्लांट के पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट। ओके, ये वर्ड क्लियर हो गया। हमारे पास क्या वर्ड आया है, एक्स प्लांट। ये जो एक्स प्लांट है, अब हम इसे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं। जब हम इस एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे, उसके बाद जो नई सेल्स का डेवलपमेंट होगा, और सेल एक भी बन सकती है, एक से ज़्यादा भी बन सकती है, जो सेल का जो पूरा ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम अगर पूरे उस कैलस को फिर आगे कल्चर करवा के पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं तो इसे हम कैलस कल्चर कहते हैं। तो आप कैलस क्या समझ सकते हैं, सेल्स का ग्रुप होता है, जो न्यूली डेवलप्ड सेल्स होती है उनका जो ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। नेक्स्ट आता है ऑर्गन कल्चर। इसके अंदर हम क्या करें, कोई एक ऑर्गन ले लिया प्लांट का, कोई भी एक पार्ट कट करके सीधा, जैसे मान लीजिए आपने रूट ही ले ली सीधी, या कोई हमने बड ले ली है और उसका डेवलपमेंट करवाया है, तो ये ऑर्गन कल्चर का एग्जाम्पल कहलाता है। जितने भी एग्जाम्पल अभी तक हमने पढ़े हैं, इस सब के अंदर जो प्लांट की स्टेट रहती है वो 2n स्टेट के अंदर रहता है, यानी कि डिप्लॉयड फॉर्म में वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला हमारे पास होता है पोलन कल्चर। पोलन कल्चर के अंदर क्या करवाया जाता है, हमने पोलन ग्रेन लिया एंड पोलन ग्रेन का हम डेवलपमेंट पूरा का पूरा किसके अंदर करवाएंगे, हमारे न्यूट्रिएंट मीडियम में करवाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोलन कल्चर कहते हैं। अगला आता है एंथर। अब हमने क्या किया, पोलन नहीं लेके हमारे फ्लावर का ही एक पार्ट ले लिया, एंथर, जिसके अंदर यस पोलन का ही डेवलपमेंट होता है, तो अगर हम एंथर को करवाते हैं तो इसे हम एंथर कल्चर कहते हैं। ओके, उसके बाद में आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के अंदर क्या होता है, जब किसी भी सेल से सेल वॉल हटा दी जाए, प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसे अगर हम हटा दें, एंजाइम्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस प्लांट की सेल को हटाते हैं, तो उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर पूरा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो जो ये हमारी प्रोटोप्लास्ट कंडीशन होती है, प्रोटोप्लास्ट कंडीशन के अंदर जब सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है एंड उसका कल्चर करवाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। सिंगल सेल कल्चर, उसके बाद में अगला हमारे पास क्या आया, सिंगल सेल कल्चर। सिंगल सेल कल्चर में क्या होगा, एक ही सेल ली है देन उससे पूरा डेवलपमेंट करवाते हैं, तो ये सिंगल सेल कल्चर कहलाता है। ओके, SCC के फॉर्म में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे सिंगल सेल कल्चर क्या होता है। उसके बाद में आता है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर किसे कहते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अलग से हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था, सस्पेंशन कल्चर किस तरह से दिखाई देता है। तो अगर किसी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एक सेल या फिर सेल का ग्रुप सस्पेंशन फॉर्म में रहता है एंड नए कैलस का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम नए टिश्यूज़ को डेवलप कर पाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कल्चर कहते हैं। क्लियर हुई, आपको सारी बातें समझ में आई किस तरह से ये फंक्शन करता है। ओके, तो ये जो है हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर की जनरल डेफिनेशन है। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम किस तरह से समझेंगे, किसी भी प्लांट के कोई पार्ट या कोई टिश्यू को जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में डेवलप करवाते हैं, उसकी नई जो पूरी ग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्लियर। ओके, उसके बाद में अगला हमारे पास आता है, देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। अब जो टिश्यू कल्चर है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। तो हम देखें तीनों स्टेप्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट एंड उसका क्या करवाया जाएगा, प्री ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। तो हमारे पास एक वर्ड आया एक्सप्लांट। अभी मैंने बताया था एक्सप्लांट क्या होता है। एक्सप्लांट का मतलब है जिस प्लांट का जो पार्ट हमने लिया है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लांट कहेंगे। ओके, तो हमने ले लिया, द सिलेक्शन ऑफ एन एक्सप्लांट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट।
देखिए, हमें कौन सा पार्ट लेना है ये इस बात पर डिपेंड करता है आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपको किस टाइप की स्टडी करनी है, फर्स्ट चीज़ ये। दूसरा, आपको जो भी प्लांट पार्ट को ग्रोथ करवाना है ताकि उससे आपको कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके, उस बात पर भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्ट लेने वाले हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, एक्स प्लांट का सिलेक्शन कर लिया कि ये जो प्लांट का पार्ट है ये हमारा एक्स प्लांट कहलाएगा और इसी से हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करवाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें एक्स प्लांट को सिलेक्ट करना। फॉर अ कैलस कल्चर अ हेल्दी पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज एन एक्स प्लांट। अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जब एक्सप्लांट होता है, इस एक्सप्लांट को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन मीडियम में डालते हैं तो कैलस का फॉर्मेशन होता है। तो कैलस के फॉर्मेशन के लिए हमेशा ये चीज़ ज़रूरी है, हमें बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक्सप्लांट के लिए क्या करते हैं, एक हेल्दी पार्ट को लेंगे। जो हमारा प्लांट है उसका मान लीजिए किसी पार्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रखा है तो हम इन्फेक्शन वाला पार्ट नहीं लेते हैं, हम हेल्दी पार्ट लेते हैं, क्योंकि वहीं से दूसरी सेल्स बनेंगी, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, पूरा नया टिश्यू का फॉर्मेशन होने वाला है। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है, इसके अंदर हम क्या ध्यान रखें, उसमें वो हेल्दी पार्ट हो। ओके, उसके बाद में अगला आता है द एक्स प्लांट वॉश्ड अंडर द रनिंग टैप वाटर। ऑफ कोर्स हमने एक्स प्लांट लिया, इस एक्स प्लांट से हम नया प्लांट बनाना है, किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी हो, कोई डस्ट हो या कोई भी इस तरह का अनवांटेड सब्सटेंस अगर उसके अंदर हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है हम रनिंग टैप वाटर के अंदर क्या करते हैं, उसको एक बार अच्छे से वॉश कर देते हैं। ओके, देन इट इज़ प्री-ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको केमिकल से क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दिस ट्रीटमेंट क्लीन्स डस्ट एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट। उससे क्या होता है, जो प्लांट है वो जिस प्लांट का जो पार्ट हमने कट किया था उसकी जो सरफेस है वहाँ से सारे के सारे अगर कोई माइक्रोब्स आ चुके हैं या फिर किसी भी तरह का कोई डस्ट है, अनवांटेड सब्सटेंस या पार्टिकल्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं। क्लियर, समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो ये जो होता है ये हमारा फर्स्ट स्टेप कहलाता है। ओके, अगला हम स्टेप नंबर 2 देखें। स्टेप 2 में क्या होता है, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। अब देखिए, मान लीजिए ये प्लांट का शूट पार्ट है और इसका जो टिप पॉइंट है, इस टिप पॉइंट को हमने कट करके अलग कर लिया और इसे हमने कहा ये हमारा एक्स प्लांट होगा। यानी कि ये जो है ये हमारा एक्स प्लांट है। इस एक्स प्लांट की ये सरफेस क्या है, ओपन सरफेस कहलाएगी। यहाँ से इसके इनर सेल्स क्लियरली विजिबल हो चुकी हैं। अब इस सरफेस का स्टरलाइजेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सेल्स की हेल्प से नई सेल्स का क्या होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है। तो इस सेकंड स्टेप को हम क्या कहते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। तो हमें जो सरफेस है वो स्टरलाइज करवाना ज़रूरी है। तो आपको पहले ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। ओके, द सेलेक्टेड एक्स प्लांट्स आर सरफेस स्टरलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट। तो अब हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके उसको हम क्या करवाएंगे, स्टरलाइज करवाएंगे। ओके, तो कोई भी डिसइंफेक्टेंट केमिकल आप ले सकते हैं अंडर लेमिनार एयर फ्लो। एयर फ्लो होना चाहिए उसके साथ में, और हम क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट की हेल्प से स्टरलाइज करते हैं। दिस रिजल्ट इन कंप्लीट स्टरलाइजेशन। इससे क्या होता है, कंप्लीट स्टरलाइजेशन हो जाता है। ओके, एक्सप्लांट का कंप्लीट स्टरलाइजेशन हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन एक्सप्लांट वेरियस टाइप्स ऑफ किसका यूज करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट आर यूज्ड। जिस तरह का आप एक्सप्लांट ले रहे हैं उस बात पर डिपेंड करता है आप कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करने वाले हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल देखें हम, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। दूसरा कलर ले लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड एक तो हमारे पास हो सकता है हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको यूज़ करें। फिर होता है इथेनॉल, इथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन एंड क्लोरीन वाटर किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर हम ले सकते हैं, क्लोरीन वाटर हम ले सकते हैं, और मर्क्यूरिक क्लोराइड, इथेनॉल और सिल्वर नाइट्रेट इन सब का यूज़ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे किया जाता है। तो अब ये हो गया इन्फेक्शन फ्री, यानी कि स्टरलाइज हो चुका है। थर्ड स्टेप इसका क्या आता है, इनिशिएशन ऑफ कल्चर। अब हम कल्चर को इनिशिएट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, द सरफेस स्टरलाइज एक्सप्लांट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम लेंगे जिसके ऊपर हमें क्या करना होगा, कल्चर बनाना होगा। ये सबसे मेन स्टेप होता है। ओके, under the specific condition and transfer to the culture room in the culture chamber। ओके, वहाँ पर क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारा जो सरफेस था वो स्टरलाइज हो चुका था। अब हमने कोई न्यूट्रिशन मीडियम सेलेक्ट किया। न्यूट्रिशन मीडियम प्लांट टू प्लांट वेरी भी करता है। जिस प्लांट में हमें जिस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उसमें हम वैसा ही क्या करेंगे, न्यूट्रिशन मीडियम को यूज़ करेंगे। जनरली इसमें अगार अगार का यूज़ किया जाता है। तो न्यूट्रिशन मीडियम के ऊपर हमने क्या कर लिया, जो हमारा सरफेस स्टरलाइज्ड एक्सप्लांट था उसको हमने वहाँ पर रख दिया। ओके, और उसको कल्चर के लिए छोड़ दिया। अब इसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए हम क्या करें, उसको हम कल्चर रूम में ले जाएं जहाँ पे हम कल्चर चैम्बर्स होते हैं। इन कल्चर चैम्बर्स के अंदर हम क्या करते हैं, वो कल्चर हम बनाते हैं। तो देखो एक और बात ध्यान से सुना, जो कल्चर रूम होता है उसको भी अच्छे से स्टरलाइज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट की हेल्प से। जो साइंटिस्ट या जो स्टूडेंट्स ये करते हैं पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रोसेस, वो भी पूरी तरह से क्या होते हैं, कवर्ड रहते हैं। और जो हमारा चैम्बर होता है, कल्चर चैम्बर होता है, वो पूरा ग्लास का होता है, पूरा पैक होता है, और उसके अंदर सिर्फ आपके दो हैंड्स जाने जितनी जगह होती है, बाकी वो पूरा अच्छे से पैक किया जाता है। वो जो हमारा चैम्बर होता है उसमें एक चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि उसके अंदर टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, एयर हो गया, ये सारी फेवरेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये हम आर्टिफिशियली सारी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो टिश्यू है, जो डेवलपिंग टिश्यू है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर क्या करेगा, डेवलपमेंट को शो करेगा। क्लियर है, ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे कल्चर रूम का एंड कल्चर चैम्बर का। कल्चर चैम्बर जो होते हैं काफ़ी स्पेसिफिक चैम्बर बनाए जाते हैं जिसके अंदर सारी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया कल्चर चैम्बर। उसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम इसके अंदर चलता जाएगा उसके अंदर क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया। एक्सप्लांट को सेलेक्ट कीजिए, उसको स्टरलाइज कीजिए और चैम्बर में रख दीजिए। फेवरेबल कंडीशन सारी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या टेम्परेचर है, किस तरह का प्लांट है, अगर शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, तो हमें फोटो पीरियोडिसिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, कितनी लाइट देनी है, न्यूट्रिशन मीडियम में कौन कौन सा न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड करवाना है, उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं आए, ये सारी बातें हम क्या करते हैं, उसमें ध्यान रखी जाती हैं। ओके, क्लियर हुई आपको बात अच्छे से। Later, both the explant and the callus are transferred into a fresh medium for multiplication। अब क्या हुआ, एक्सप्लांट जो हमने लिया था उससे क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड के अंदर वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा। कैलस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वो सेल ग्रुप जिसके थ्रू हम नया पूरा प्लांट बनाने वाले हैं। तो एक्सप्लांट देखिए, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लीजिए ये हमने पेट्री डिश ली, ठीक है। तो पेट्री डिश क्या होता है, पेट्री डिश के अंदर ही हम कल्चर के लिए न्यूट्रिशन मीडियम को रखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर इस तरह से एक्सप्लांट को रख दिया। एक्सप्लांट को रख दिया और इसके अंदर क्या था, न्यूट्रिशन मीडियम डाला हुआ था। न्यूट्रिशन मीडियम से क्या हुआ, नई सेल्स डेवलप हो गई। ये सारी की सारी नई सेल्स क्या कहलाएंगी, कैलस कहलाएंगी। ओके, समझ में आया आपको। अब हम क्या करते हैं, दूसरा फ्रेश न्यूट्रिशन मीडियम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक और पेट्री डिश ड्रॉ की है। इस पेट्री डिश के अंदर क्या है, फ्रेश न्यूट्रिशन वाला
मीडियम इसके अंदर फिल किया हुआ है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओनली जो हमारा कैलस पार्ट है, इस कैलस पार्ट को हम क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो कैलस पार्ट है अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए छोड़ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और नए ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा टॉपिक हमें समझ में आता है। ओके, फिर हम देखें द मेन एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या क्या एप्लीकेशन है, यानी कि इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो हम देखते हैं जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट प्लांट। हमारे पास एक सिंगल पेरेंट प्लांट है, इससे हम काफ़ी क्लोन्ड प्लांट बना सकते हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है। अब देखिए इसका कहाँ पर यूज़ होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है और वो जो प्लांट है वो उसकी बेस्ट ब्रीड है, राइट, मतलब इसका जो प्रोडक्शन होने वाला है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है, बट इससे जो दूसरी क्रॉप्स बन रही है, मान लीजिए दूसरी कोई भी तरह की फसल जो हम उगा रहे हैं उसके अंदर उतना अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तब हम क्या करते हैं, जो एक आइडल प्लांट होता है उसे हम पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करते हैं। उस पेरेंट प्लांट से हम क्या करते हैं, हमारा एप्रोप्रिएट एक्सप्लांट ले लेते हैं। उस एक्सप्लांट से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलस का फॉर्मेशन करते हैं। उस कैलस से हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे क्लोन्ड प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, काफ़ी सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी कि जेनेटिकली सेम प्लांट का हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं। अब उससे क्या होगा, जितने भी नए प्लांट्स बने हैं उन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे फर्स्ट इसका ये एप्लीकेशन होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर को हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, विच आर नोन एज सोमा क्लोन्स। वो सोमा क्लोन्स कहलाते हैं क्योंकि देखिए ये अपने आप जो, जैसे कि कोई भी प्लांट होता है वो जो नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन करती है, नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन किस तरह से करती है, अगर वो एंजियोस्पर्म है तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के थ्रू कुछ वेराइटीज़ भी देखने को मिलती है और नई प्रोजेनी बनती है। बट इसके अंदर हमने क्या किया, लैब के अंदर पूरा का पूरा इसके अंदर प्रोडक्शन करवाया, तो इसलिए इसके थ्रू जो हमारे पास प्लांट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जेनेटिकली एकदम सेम होते हैं, इसलिए इनसे हम क्या कहते हैं, सोमा क्लोन्स कहते हैं। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। यानी कि अब देखिए आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को इस तरह का डाउट रहता है, माइक्रो प्रोपगेशन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। ये जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर पूरा चैप्टर, इसमें से 3 मेन बड़े क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इसके टाइप्स लिखिए। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है इसके जो एप्लीकेशंस है, इस तरह से छोटा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर माइक्रो प्रोपगेशन पे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड जीन ट्रांसफर के ऊपर पूछा जाता है। इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने जीन ट्रांसफर थोड़ा सा पढ़ा था, अभी हम उसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। ओके, तो ये माइक्रो प्रोपगेशन हो गया। फिर इसका और सेकंड, ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी, इसकी सेकंड एप्लीकेशन क्या है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू डेवलप डिजीज फ्री प्लांट फ्रॉम डिजीज रोड प्लांट बाय यूजिंग देयर मेरिस्टेम एज एक्सप्लांट। देखिए इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड है या फिर वो डिजीज्ड है। अब उस डिजीज्ड प्लांट से हमें क्या करना है, डिजीज फ्री प्लांट बनाना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, वायरस इन्फेक्टेड है। अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, इससे हमें वायरस फ्री प्लांट को बनाना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो उसका शूट टिप होता है, जो उसका एपेक्स पॉइंट होता है उस प्लांट का, उससे हम क्या करते हैं, उसके मेरिस्टेमेटिक पार्ट को कट करके अलग कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा प्लांट का टिप पार्ट होता है, उस टिप पार्ट पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करते रहते हैं और वहाँ पर कोई भी वायरस नहीं होता है। तो फुली इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर में भी जो उसका जो टिप पार्ट होगा, जो उसका शूट एपेक्स होगा, उस शूट एपेक्स को हम क्या करते हैं, अगर हम अलग करके एज ए एक्सप्लांट यूज़ कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, तो जो हमारे पास नया प्लांट बनेगा वो नया प्लांट क्या होगा, वायरस फ्री या फिर डिजीज फ्री प्लांट बनेगा। तो अब हमारा इसका सेकंड यूज़ हो गया। इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, डिजीज फ्री प्लांट
प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड इसका क्या है, दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट इंक्लूडिंग फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल। अब देखिए, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है तो अगर इसके लिए हम नॉर्मल फील्ड के अंदर सारे के सारे क्रॉप्स का डेवलपमेंट करवाते हैं तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है और सारी फेवरेबल कंडीशन हम प्लांट्स को वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके अंदर मैटर कर रहे हो और जो हमारा प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा हो। मान लीजिए टोमेटो की जो क्रॉप है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, तो उसका प्रोडक्शन डाउन हो गया, बट पॉपुलेशन के अंदर उसकी काफ़ी नीड है। तो उसके लिए क्या किया जाए, हम लैब के अंदर एक बार कैलस फॉर्मेशन कर देंगे, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, तो एक साथ काफ़ी सारी क्लोन्ड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट, आपको अच्छा समझ में आ गया। एक और इसका यूज़ होता है, वो क्या होता है, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने के लिए भी प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। अब देखिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होते हैं, देखिए हमारे पास जो लोकल प्लांट स्पीशीज़ है उसके अंदर काफ़ी सारे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं या फिर उनके जीन के अंदर कुछ भी गड़बड़ है, उस वजह से क्या हो रहा है, वो जो प्लांट है वो हेल्दी प्लांट नहीं है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसके जीन में कुछ चेंज किया जाए। तो जब उसके जीन में कुछ चेंज होगा, उसके बाद जब हम डिज़ायर्ड जीन है वो उसके अंदर डाल दें, तो जो नया प्लांट बनता है, इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं उनको ये वर्ड क्यों दिया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों कहा गया है, क्योंकि हमने क्या किया था, उनके जीन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। तो जब भी किसी भी प्लांट के अंदर जीन्स के अंदर कुछ चेंज किया जाता है और उससे एक वांटेड प्लांट बनाया जाता है, एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर अगर हम उसके अंदर डेवलप कर पाते हैं, तो इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहलाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। इसके कुछ अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो लाइक देखिए, पोटैटो एंड टोमेटो की अगर हम मिक्स ब्रीड बनाते हैं तो इसको हम पोमैटो कहते हैं, ठीक है। गोल्डन राइस भी इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से काफ़ी सारे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाते हैं। ओके, द मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपगेशन क्या था, ऑब्जर्व्ड इन द फार्मिंग ऑफ ऑर्चिड्स as it rose exponentially due to the availability of millions of plantlet। अब देखिए हमने क्या किया, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे किया था, जो हमारा ऑर्किड प्लांट है इसका हमने माइक्रो प्रोपगेशन करवाया, जिससे हमारे पास बहुत सारे प्लांटलेट बन गए। अब देखिए प्लांटलेट क्या होता है, जब हमारे एक्स प्लांट से कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, इस कैलस को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए रख देते हैं, तो उससे जो छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट कहते हैं। देन प्लांटलेट को क्या किया जाता है, सॉइल में ग्रो करवा दिया जाता है, उससे बहुत सारे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। इसमें हमें टाइम भी कम लगता है और अच्छे और गुड प्रोडक्शन वाले प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इसका काफ़ी अच्छा यूज़ रहता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, ताकि हमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखें हम माइक्रो प्रोपगेशन क्या है। माइक्रो प्रोपगेशन इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। हम इसमें क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट। तो हम प्लांट का रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवाएं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। ये हमने यहाँ पर भी पढ़ा था। इन दिस प्रोसेस मैनी प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट पार्ट। एक स्मॉल प्लांट पार्ट से हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे न्यू प्लांट्स बनाते हैं, और इसका हम हमारे नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है। द टिश्यू कल्चर इज दैट स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन वेयर प्लांट सेल्स जो हैं वो डेवलप करवाई जाती हैं इन आर्टिफिशियल मीडियम एंड ग्रोन इनटू लार्ज नंबर। तो माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वही प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करके इसको हम काफ़ी सारी न्यू प्लांट प्रोडक्शन करवा सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा माइक्रो प्रोपगेशन। आपको समझ में आया माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, एंड आपको प्लांट टिश्यू कल्चर की जो सारी एप्लीकेशंस हैं वो क्लियर हो गई हैं। ओके,
तो ये इस तरह से इसका पूरा ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हम करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए हमने पढ़ लिया माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, उसके बाद हम अगला देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जीन ट्रांसफर। ये भी हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर से ही लिया गया है। तो जीन ट्रांसफर क्या होता है एक बार हम पढ़ लेते हैं। जीन ट्रांसफर का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में थोड़ा सा समझाया था। अगर हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से या फिर कोई एक सेल है उससे हम किसी होस्ट सेल के अंदर जीन का ट्रांसफ़र करवाते हैं तो इसे हम जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। बट जीन ट्रांसफ़र जो है अलग अलग मेथड्स के थ्रू होता है, तो उन सारे मेथड्स को हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इन द प्लांट्स देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र, 2 टाइप का जीन ट्रांसफ़र इसके अंदर मिलता है। तो जो 2 टाइप के जीन ट्रांसफर इसको हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट होता है वेक्टर मीडिएटेड। वेक्टर मीडिएटेड का मतलब क्या है, हमने क्या किया, वेक्टर की हेल्प से, कोई भी वेक्टर हमने लिया उसकी हेल्प से जीन ट्रांसफ़र करवाया। तो ये जो जीन ट्रांसफ़र है ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कहलाता है। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र जो होता है ये भी अलग अलग टाइप्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके 3 टाइप्स लिखे हैं, वो क्या हैं देखिए। फर्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, जो एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज़ हैं उससे हम टीआई प्लाज्मिड बनाते हैं। इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिज़ायर्ड जीन को उसके अंदर फिट करते हैं, देन उसको नेक्स्ट होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। ओके, तो ये जो होता है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, इसमें हम टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से क्या करते हैं, जीन का ट्रांसफ़र करवाते हैं। अगला है वायरस मीडिएटेड। वायरस मीडिएटेड के अंदर क्या होता है, जो वायरस का जीनोम है या फिर जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उस जेनेटिक मटेरियल को लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो वायरस सेल होती है उसे अगर हम होस्ट सेल में डालें तो वायरस सेल होस्ट सेल के अंदर चली जाएगी और उसका जो भी जीनोम है उसके साथ ही रेप्लिकेट करने लगेगा और वो क्या करेगा, उसके जीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम किस तरह से यूज़ करें, अगर हम हमारे डिज़ायर्ड जीन को क्या करें, जो है वायरस के जीन के साथ ऐड करके अगर हम ट्रांसफ़र करवा दें होस्ट सेल में, तो ये क्या कहलाता है, वायरस मीडिएटेड कहलाता है। तो इसके अंदर हमने 2 वायरस का यूज़ करते हैं, ठीक है, एक तो कैमिलो और एक जेमिनी। तो हम 2 टाइप का इसके अंदर क्या करते हैं, वायरस का यूज़ करते हैं फॉर जीन ट्रांसफ़र। ओके, थर्ड होता है इनप्लांटा मेथड। इनप्लांटा मेथड का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करवा के अगर जब जीन ट्रांसफ़र करवाया जाता है, यानी कि जो हम पहले एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ कर रहे थे उस एग्रोबैक्टीरियम को ही हम क्या करें, जेनेटिकली क्या करवा दें, मॉडिफाइड करवा दें। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, हमारा इनप्लांटा मेथड का एग्जाम्पल होता है। क्लियर, आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास अगला आता है, नेक्स्ट क्या होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब आपको नाम से क्लियर हो रहा है, हम डायरेक्टली अगर जीन को सीधा उस होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवा दें तो ये डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ओके, तो देखिए एक बार अगर हम वेक्टर मेथड को देखना चाहें तो हमारे पास ये मान लें इस तरह से एक वेक्टर है, हमने एज अ प्लाज्मिड इस वेक्टर को यूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं, इसके कोई स्पेसिफिक साइट पर हम हमारा डिज़ायर्ड जीन जो है वो यहाँ पर फिट कर देते हैं। ये डिज़ायर्ड जीन है, इसके साथ फिट कर दिया, देन इसको हम क्या करते हैं, इसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस होस्ट सेल के अंदर ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। ओके, तो मैं वेक्टर वाला क्लियर हो गया। तब हम डायरेक्ट मेथड भी देख सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है, डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी केमिकल के अंदर हम डिज़ायर्ड जीन को रखते हैं और देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास ये कंटेनर रखा है एंड इसके अंदर हमें 2 सेल्स रखी हुई हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक मीडियम डाल देते हैं, वो मीडियम होगा हमारा केमिकल। ओके, हम काफ़ी सारा इसके अंदर देखिए इस तरह से केमिकल इसके अंदर फिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसके अंदर केमिकल को फिल कर दिया।
अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। मान लीजिए इसके अंदर कोई जीन प्रेजेंट है। ये जो जीन है इस केमिकल की हेल्प से क्या करता है, जो हमारा डिज़ायर्ड होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर ही क्या करता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसके अंदर हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, PEG का यूज़ करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का इसके अंदर क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आते हैं फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में सबसे फर्स्ट होता है जीन गन। अब देखिए जीन गन क्या होता है, पहले आपको ये क्लियर हो गया, मैं इसको रफ कर रही हूँ, है ना। ये सिर्फ इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था केमिकल का। देखिए जीन गन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक गन प्रेजेंट होती है। ओके, इस गन को क्या करते हैं हम, जो भी हमारे होस्ट सेल है उसके सामने इस तरह से रख दिया जाता है। ओके, अब इसके ऊपर क्या करवाया जाता है, फायरिंग करवाई जाती है। बट इस फायरिंग के अंदर क्या होता है, जो जीन गन के अंदर से मेटल के पार्टिकल कुछ इस तरह से निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रहे हैं, ये मेटल के पार्टिकल्स निकलते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये जो मेटल के पार्टिकल हैं इनके ऊपर जो DNA है या जो वांटेड जीन है वो इस तरह से पूरा ओवरलैप किया हुआ होता है। ओके, तो इसके ऊपर ये ओवरलैप किया है। अब देखो क्या होगा, जो हमारी होस्ट सेल है, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, आपने उस सेल मेम्ब्रेन पर शूट करवाया है किसी भी छोटे छोटे मेटल पार्टिकल को, तो वो सीधा ही अंदर उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। बट हमने क्या किया, उसी के ऊपर जो पूरा जीन है उसको ओवरलैप कर दिया ताकि वो पूरा न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर जाए और वो जीन जो है अंदर आसानी से ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। अब देखिए कोई भी जो सेल होती है वो इतना इजीली किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अंदर एंटर नहीं करने देती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारी सेल होती है पहले इसको एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं, फिर इसको एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट में रखा जाता है। यानी कि कोल्ड एंड हॉट थेरेपी कंटिन्यूसली जब दी जाती है तो सेल जो होती है हल्की सी डायलेट हो जाती है। सेल हल्की सी डायलेट हो जाती है तो उसके बाद किसी भी फॉरेन पार्टिकल की इसके अंदर एंट्री ईजी हो जाती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जीन गन का यूज़ करते हुए हम इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ तक हम क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को पहुँचा देते हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये जो जीन है ये अंदर की तरफ चला जाता है। क्लियर, आपको पॉइंट ये भी समझ में आया। ओके, उसके बाद में अगला होता है इलेक्ट्रोपोर्टेशन। इलेक्ट्रोपोर्टेशन के अंदर क्या किया जाता है, देखिए हमारे पास ये जो सेल है इस सेल पर छोटे छोटे इसकी सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रोटोप्लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स बनाए जाएंगे और इस पोर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पोर्ट से हम जीन्स को एंटर करवाएंगे एंड इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाई वोल्टेज से क्या होगा, जो जीन होता है वो एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है एंड वो ट्रांसफ़र करने लग जाता है। ओके, तो ये हमारा सेकेंड भी इसके अंदर क्लियर हो गया, जीन गन क्लियर हो गया एंड इलेक्ट्रोपोर्टेशन क्लियर हो गया। लास्ट इसके अंदर फिर एक और प्रोसेस है लिपोसोम मीडिएटेड। लिपोसोम मीडिएटेड के अंदर हम क्या करते हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम किसी कंटेनर में रख देते हैं। उस लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर हम होस्ट सेल एंड जीन को डाल देते हैं। अब जीन जो होता है वो लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की लेयर होती है। तो जब कोई जीन जो कि लिपिड के साथ बाइंड हो चुका है, अब उसका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में एंटर करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गया, लिपिड के साथ बाइंड हो गया, तो जल्दी से वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है। यानी कि जो हमें यहाँ पे लिपोसोम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमने लिपिड इसके अंदर यूज़ किया था वो क्या कर रहा है, हेल्प करवा रहा है जीन को एंटर करवाने के लिए किसी भी सेल में। तो ये हमारा लिपोसोम मीडिएटेड कहलाता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर अलग से भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी सेल है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्लास पिपेट की हेल्प से इसको इस तरह से यहाँ पर होल्ड करके रखते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक इंजेक्शन लेते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू क्या करवाया जाता है, इसको मान लीजिए इंजेक्शन है ये, और माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से इसके अंदर हम
सीधा इसके न्यूक्लियस में क्या करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं जीन को। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो इंजेक्शन कहलाता है। तो ये सारा जो भी हमने पढ़ा था ये क्या था, जीन ट्रांसफ़र था। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं किस तरह से क्या क्या हुआ था। ओके, तो देखना क्या था, सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा था। इसकी हमने डेफिनेशन देखी और कल्चर के हमने अलग अलग क्या देखे थे, टाइप्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा कि ये इसके कितने कितने स्टेप होते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के हमने सारे स्टेप्स देख लिए। उसके बाद हमने इसका देखा इसका कहाँ पर एप्लीकेशन होता है। तो इसके एप्लीकेशन में हमने माइक्रो प्रोपोगेशन को समझा था, माइक्रो प्रोपोगेशन किस तरह से होता है, क्या इसका फंक्शन है, वो हमने यहाँ पर क्लियर किया था। उसके बाद जो हमने अगला देखा था वो क्या था, जीन ट्रांसफ़र। तो हमने जीन ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था, जीन ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, कितने टाइप्स का होता है, और हर टाइप को हमने डिटेल में इसके अंदर डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको सारा समझ में आया है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए, और अगर इसमें कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। और आपको किस तरह के लेक्चर वीडियोज़ और चाहिए वो मुझे बताइए। दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।